दुनिया न्यूज HD मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं पाकिज़ा जाहिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। हज दरखास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी। शिमाली रीजन के लिए अखराजात 11,75,000, जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 होंगे। कुरानंदाजी का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। 2023 में 1,79,210 पाकिस्तानियों को मिलेगी हज की सआदत। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल फाइनेंस डिवीजन की इजाजत से मशरूत। 50% कोटा सरकारी जबकि 50% प्राइवेट कंपनियों के लिए मुख्तस। 44,802 नशिस्तें स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अलॉट। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि नई हज पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, सियालकोट पर मुश्तमिल शिमाली रीजन के लिए हज अखराजात 11,75,000, कराची, कोयटा, सक्खर रीजन के लिए अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ करा दी गई। इस स्कीम की बदौलत $194 मिलियन वसूल होने की उम्मीद है। वजारत को $284 मिलियन दरकार है। वजारत खजाना ने बकिया रकम $90 मिलियन के इंतजाम का वादा किया है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिया जाएगा। शिमाली रीजन के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत हज अखराजात $4,325 होंगे, जबकि जनूबी रीजन के अफराद ये सहूलत $4,285 में हासिल कर पाएंगे। वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के लिए लेबर कोटा के तहत 300 सीटें मखसूस होंगी, जिसके अखराजात इदारा बर्दाश्त करेगा, जबकि इंतखाब अलहदा कुरानंदाजी के जरिए किया जाएगा। हज पॉलिसी में मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन लाजमी करार दी गई है। सऊदी अरब में कयाम के दौरान बंद और खुली जगहों पर हज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। तमाम हुज्जाज को वतन वापसी पर 5 लीटर जमजम फराहम किया जाएगा। हज मेडिकल मिशन, मुआवनीन हज्जाज और वजारत के अमले को सऊदी अरब में हम वतन हुज्जाज की सहूलियात, रहनुमाई और मदद के लिए तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तैनात किया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि सरकारी हुज्जाज से सिर्फ उतने ही हज अखराजात वसूल किए जाते हैं जितनी रकम उनकी सहूलियात पर खर्च होती है। पिछले साल हमारे हज्जाज को मशायर ट्रेन की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। रवां साल हम मिना, मुज़दलिफा और अरफात में मशायर ट्रेन की सहूलत लेने में कामयाब रहे। सरकारी हज स्कीम के अखराजात खित्ते के दीगर मुमालिक भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इमरान खान जैसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुज़दिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन उसकी चोरियां छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? मरियम नवाज फैसलाबाद में खिताब कर रही थी। ना खुद कोई आवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था, और फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। आज अगर मुल्क में इमरान खान हमें IMF के हाथों रुस्वा करा के चला गया, हमारे हाथ बांध के चला गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, एक बदउन्मान शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? ये कौन सा जान को खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता लेकिन अदालतों में जान का खतरा हो जाता है? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूँ कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। मैं कहना चाहती हूँ इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार।
اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی فتنہ ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ نون لیگ انتخابات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن سے مراد یہ نہیں کہ توشہ خانہ کا حساب نہ لیا جائے، وہ بھاگ دوڑ کرتے تھک جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر اس فتنے اور ناسور کی شناخت اگر عوام نے نہ کی اور ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے کارکنوں کا فرض ہے کہ اس فتنے کی شناخت کریں، اس ناسور کی شناخت کریں اور پوری قوم کو اس کی شناخت کروائیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے، لیکن الیکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم سے توشہ خانہ کی چوریوں کا حساب نہ لیا جائے، تم سے فورن فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے، اور تم جو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو یہ اسی طرح سے بھاگ دوڑ تم کرتے کرتے آخر تھک جاؤ گے اور اس کے بعد پھر پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ۔ الیکشن بھی ہوں گے اور اس کا احتساب بھی ہوگا، یہ پکڑا بھی جائے گا، یہ جیل بھی جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات میں امن و امان کے لیے 3.5 لاکھ اضافی اہلکار مانگ لیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں ROs اور DROs کا تقرر بھی دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پرامن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس، حساس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کی شرکت، دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کے لیے 3,53,000 اضافی نفری طلب، پنجاب میں انتخابات کے لیے ROs اور DROs کا تقرر، الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن حکام نے بریفنگ میں کہا کہ دونوں صوبوں میں امن و امان کے قیام کے لیے اضافی نفری درکار ہوگی۔ پنجاب میں پولیس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی اداروں کے 2,97,000 اہلکار درکار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں 56,000 مزید نفری درکار ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ پنجاب میں تقریباً 52,000 جبکہ KPK میں 15,000 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے جائیں۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے ROs اور DROs کے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تمام ROs کا تقرر بیوروکریسی سے کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے چیف الیکشن کمشنر پنجاب کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ آئندہ ہفتے گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تشریف لائیں گے۔ آئندہ ہفتے وزارت دفاع اور ملٹری آپریشنز کی جانب سے بھی بریفنگ دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے PTI چیئرمین کے جھوٹے حلف نامے جمع کرانے پر الیکشن کمیشن سے پارٹی کا انتخابی نشان بلہ الاٹ نہ کرنے کی درخواست دے دی۔ محسن شاہ نواز رانجھا اور طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے کئی اور بھی بے ضابطگیاں کی ہیں جس پر الیکشن کمیشن رولز کے تحت کارروائی کرے۔ جب بھی پارٹی کا چیئرمین کوئی جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرواتا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے فورن فنڈنگ میں بیرون ملک کمپنیوں سے، بیرون ملک نیشنل سے، وہاں سے زکوٰۃ کے نام پر پیسے لیے گئے اور تحریک انصاف کو وہ پیسے دیے گئے۔ الیکشن قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پارٹی کا سربراہ جھوٹا بیان یا جھوٹا حلف نامہ جمع کراتا ہے تو جھوٹے حلف نامے اور جھوٹے سرٹیفکیٹ دینے کی جو سزا ہے، ان سزاؤں میں سے ایک سزا اس کا جو پارٹی سمبل ہے اس کو بھی ود ہیلڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا پارٹی سمبل جو ہے اس کو الیکشن کمیشن پارٹی سمبل الاٹ نہیں کرتا جب بھی انتخابات آتے ہیں۔ عمران خان نے جعلی سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور فورن فنڈنگ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ثابت بھی ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن خود اپنے فیصلے میں یہ لکھوا بھی چکا ہے کہ یہ عمران خان نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے ہی فیصلے کی روشنی میں ہم نے درخواست دائر کی ہے اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اس درخواست کا فیصلہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، کارروائی ابھی چل رہی ہے، لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے سرٹیفکیٹ اور جھوٹے بیان حلفی دینے پہ جو سب سے کم سزا پارٹی کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو الیکشن سمبل ہے اسے بین کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے نہ پہلے کبھی بھاگی ہے نہ آج بھاگ رہی ہے۔ ہم ہر طرح سے الیکشن لڑنے کے لیے
मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होगा। जो लोग इंतखाबात रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो आर्टिकल 6 पढ़ लें। ये संगीन गद्दारी है। इलेक्शन जब भी होगा पीटीआई ही आएगी। इमरान खान ही दोबारा वजीर आजम बनेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। जो लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आर्टिकल 6 पढ़ लो। ये संगीन गद्दारी है। इलेक्शन जब भी होगा इमरान है, इलेक्शन जब भी होगा पीटीआई है, इलेक्शन जब भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा। जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि वो नायल हो जाएगा, वो नायल नहीं हो सकता। उसके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है और पूरा जोर लगा के जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम ढूंढा गया था उससे हुकूमत खुद भाग रही है। कहते थे कि तोशा खाना में गड़बड़ हुई है। तोशा खाना में ये वाहिद आदमी है इमरान जिसके पास रसीदें हैं कि मैंने घड़ी खरीदी थी। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबे जारी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹3.23 तक इजाफे किए जाने का इम्कान है, जबकि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी सार्फिन से ₹14.24 फी यूनिट तक इजाफी वसूली करने की इजाजत दे दी है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। $1 अरब कर्ज के लिए IMF की नित नई शराइत का तसलसल जारी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का मुतालबा। हुकूमत की मजीद इजाफी सरचार्ज आयद करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी सार्फिन पर बड़ा बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत की नेपरा को दरख्वास्त में कहा गया है कि जुलाई से नवंबर तक 43 पैसे से ₹3.23 फी यूनिट तक इजाफी सरचार्ज वसूल करने की इजाजत दी जाए। इजाफी सरचार्ज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन से वसूल किया जाएगा। दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 16 मार्च को समाअत करेगी। दूसरी तरफ नेपरा ने माह जून और जुलाई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी वसूली की इजाजत दे दी। ये वसूली रवां साल 8 माह में की जाएगी। कराची के शहरियों से ₹13.87 फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से ₹79 से ₹2.75 फी यूनिट, किसानों से 8 माह में 50 पैसे से ₹3 फी यूनिट तक इजाफी वसूली होगी। और नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार तेज हो गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 1.37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 42.27% की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। महंगाई में इजाफे को टॉप गियर लग गया। एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी, 8 अशिया सस्ती हुई और 14 की कीमतें रही मुस्तहकम। विफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान 44,175 रुपए माहाना से जायद आमदनी रखने वाला तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 12.43%, प्याज 9.26%, आलू 11.37%, कुकिंग ऑयल 4.27%, आटा 4.97%, वेजिटेबल घी 4.1% महंगा हुआ। दही 1.89%, दूध 1.82%, चाय 1.79%, नमक 1.21% और बासमती टोटा चावल की कीमत में 1.24% का इजाफा हुआ, जबकि चिकन 6.73%, लहसुन 2.7%, दाल मूंग 0.83%, दाल मसूर 0.50%, अंडे 0.77%, LPG 0.26%, दाल चना 0.05%, जलाने की लकड़ी 0.12% सस्ती हुई। और दोस्त ममालिक से कर्ज मिलने की यकीन दहानी में ताखीर के बायस IMF से मुआहिदा भी ताखीर का शिकार हो गया। IMF की तकरीबन तमाम शराइत मान लेने के बावजूद पाकिस्तान को ताहाल कर्ज न मिल सका। कर्ज वसूली की ताखीर की फहरिस्त में श्रीलंका और ज़ैम्बिया भी शामिल हैं। ज़ैम्बिया को IMF से कर्ज की मंजूरी में 271 दिन की ताखीर हुई, जबकि श्रीलंका को 182 दिन का वक्त लग चुका है। दोनों ममालिक को चीन से कर्ज मिलने की यकीन दहानी की जरूरत थी। साल 2010 से 2021 के दौरान चीन ने मुख्तलिफ ममालिक को $138 अरब का कर्ज दिया। सिर्फ पाकिस्तान ही चीन से अब तक $30 अरब का कर्ज ले चुका है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान IMF का कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल में किसी भी मुल्क को कर्ज देने में औसत 55 रोज से ज्यादा नहीं लगे। कर्ज मिलने में ताखीर की बड़ी वजह वाजिबुल अदा कर्जों की तंजीमें न होती है। IMF ने बांग्लादेश को चंद रोज में ही $3 अरब 30 करोड़ का कर्ज फराहम किया।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। दूसरी तरफ लाहौर जमान पार्क में पीटीआई कारकुन भी अपने लीडर की हिफाजत के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कोयटा से वारंट लेकर टीम लाहौर पहुंच गई। सीसीपीओ लाहौर से राबिता करके पुलिस की नफरी भी तलब कर तहरीक इंसाफ ने वकला के जरिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने IG पुलिस, DIG, SP लीगल, SHO को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कसीर तादाद डंडे उठाकर जमान पार्क पहुंची। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले रास्तों पर पोजीशन संभाल ली। ताहम वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद पीटीआई कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल पंजाब के बाद जनूबी पंजाब और KP से भी पार्टी कारकुनों को जमान पार्क बुला लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मुतबादिल पार्टी क़यादत का मामला भी तय कर लिया गया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली बना ली है। जनूबी पंजाब और KP से भी पार्टी कारकुनों को जमान पार्क लाहौर बुला लिया। मरहलावार ये कारकुन दिन और रात के औकात में जमान पार्क के बाहर ड्यूटी देंगे। कम अज कम 5000 पार्टी कारकुन हर वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद रहेंगे। मुतबादिल पार्टी क़यादत का मामला भी तय कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी पार्टी के फैसले करने में बाइख्तियार होंगे। मुमकिना गिरफ्तारी से पहले पार्टी टिकट्स को फाइनल करने की भी कोशिश की जा रही है। अगले हफ्ते से इंतखाबी जलसे शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। जमान पार्क में मजीद कैंप लगाने का भी फैसला किया गया है। इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने 2 खाली प्लॉट इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक सीट पर 1 से ज्यादा उम्मीदवारों को बल्दियाती इंतखाबात और हुकूमती ओहदों पर एडजस्ट किया जाएगा। पार्टी की मुफाहमती कमेटी 1 से ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान मुफाहमत पैदा करेगी।